हमने पिछले सेशन में लेगेसी के बारे में बात की थी, ब्रिटिश रूल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो उसमें हमने कुछ बातें की थी जो बड़ी इम्पोर्टेंट थी, एंड वी कंक्लूडेड दैट सेशन लर्निंग अ फ्यू थिंग्स। व्हाट ऑफ इट, क्या हुआ फिर ये सब चीज़ें समझने से? तो व्हाट डू वी मेक ऑफ ऑल ऑफ दिस? अच्छा, अगर आप इस बुक को फॉलो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो यू वुड सी दैट आई विल बी स्किपिंग अ फ्यू पोर्शंस अब इस चैप्टर में से। व्हाई डू आई डू दैट? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एड्रेस्ड दोज एल्सवेयर। जो ये बातें कर रहे हैं, सारी बातें हमने किसी और कंटेक्स्ट में की है, तो इट्स नीडलेस टू रिपीट देम हियर। लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं, यू वुडंट फाइंड एनी डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, एंड नथिंग इज लॉस्ट बाय स्किपिंग इट। बिकॉज इन आवर अर्लियर सेशंस जो मैं कमेंट्री करता हूँ ना टेक्स्ट में, तो उसमें मैंने ये पॉइंट्स ऑलरेडी कवर किए हैं, सो नथिंग इज लॉस्ट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट दे हैव टाइटल्ड कॉलोनियल लेगेसी, कंटिन्यूटी एंड चेंज। मैंने इसको डिफरेंटली टाइटल किया है बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोनॉमिक्स कि व्हाट हैपेंड टू द इकोनॉमी। और वो क्रिटिक हमने देखा ऑलरेडी जब हम बात कर रहे थे कि क्या क्या हुआ हिंदुस्तान में, तो वो सारी बातें हमने देखी है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डे अर्बनाइजेशन, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, वेरी पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इकोनॉमिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अब समझ आ रहा होगा क्यों इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझने के लिए, एंड दैट वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड एल्सवेयर। इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है, तो काइंडली उसको भी सुने। ब्रिटिश ने एक लीगल कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाया था, जिससे जो अपनी वो जो भी उनके मकासद थे, जो भी मकसद वो पूरा करना चाहते थे हिंदुस्तान में, उसके लिए उन्होंने वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया। एवरीथिंग वाज देयर टू फुलफिल दैट पर्पस। और वो पर्पस क्या था? टू क्रिएट ए डिपेंडेंट कॉलोनियल इकोनॉमी, जो रॉ मटेरियल सर्व करे ब्रिटिश नीड्स के लिए, जो ब्रिटिश कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट की जगह बने, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट की जगह बने, ये तमाम चीज़ें। And the question of this dependence was the primary task to which the national movement had addressed during their struggle. We talked about this. दादाभाई नौरोजी से लेकर बाकी लोगों का जो क्रिटिसिज्म था, और अर्लियर क्रिटिसिज्म तो प्रिडोमिनेटली यही था कि अन ब्रिटिश रूल है हिंदुस्तान का, इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। एंड देयर वर ऑल्सो सर्टन पॉजिटिव फीचर्स जो 1918 to 1930 वो डेवलप हुए। 1918 to 1930 ये कौन सा टाइम है? ये अभी अभी ब्रिटेन और यूरोप अपनी वर्ल्ड वॉर से निकला है, अभी अभी निकला है। तो एक छोटी सी लेकिन इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल बेस और इंडिजिनस इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास हो चुका है थोड़ा बहुत। क्यों हुआ है? क्योंकि बरतानिया और बाकी सारे जो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर बिजी, और इस वक्त एवरी हैंड इज़ यूजफुल, जो भी मदद करे इस सिलसिले में। तो दैट क्रिएटेड सम स्पेस फॉर इंडियन इकोनॉमी टू डेवलप, इंडियन इकोनॉमिस्ट्स टू, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट्स टू डेवलप, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो द फीचर्स ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट was growth of several consumer industries, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, मैचेस, पेपर, ये तमाम इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में डेवलप होना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ द रीज़न वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। और इस वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हिंदुस्तान में शुरू हो गई है। कुछ इंटरमीडिएट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, बेसिक केमिकल, मेटलर्जी, ये तमाम चीज़ें डेवलप होने लगी। हमने इकोनॉमिक्स वाली सीरीज़ में डिस्कस किया है कि इंटरमीडिएट गुड्स हम किन को कहते हैं। इनको हम कंज्यूमर गुड्स नहीं कह सकते। अच्छा, कंज्यूमर गुड्स किन को कहते हैं ये भी बड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। कंज्यूमर गुड्स जैसे आप और मैं पकोड़े समोसे खरीदते हैं, दीज आर कंज्यूमर गुड्स। या जो भी चीज़ हम और आप खरीदते हैं मार्केट से अपनी कंजप्शन के लिए, तो उसको हम कंज्यूमर गुड बोलेंगे। लेकिन जब उसको कोई इंडस्ट्री खरीदती है फर्दर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल
इसमें सबसे अच्छा मिसाल मिक्सर जूसर ग्राइंडर का दिया जा सकता है। जैसे जूसर है, आप और मैं खरीदते हैं अपने घर के लिए तो ये कंज्यूमर गुड हो गया, लेकिन जो राजू जूस वाला खरीदता है फॉर सेलिंग जूस अपनी शॉप के लिए, तो उसके लिए कैपिटल गुड हो गया। और फिर इसके बीच में एक आ जाता है संतरा। संतरा कहाँ पे आएगा? ये कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड है? जैसे हम खरीदेंगे तो क्या हुआ, इवन इफ यू आर प्रोड्यूसिंग जूस फ्रॉम इट, इट्स अ कंज्यूमर गुड। लेकिन राजू जूस वाला जब संतरे खरीदता है वो तो उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीदता, वो उसको बेचता है, तो उसके लिए तो वो कैपिटल गुड हो गया तब। लेकिन संतरा जब वो बेचता है, संतरा खत्म हो जाता है, जूसर रहता है। तो जूसर और संतरे में क्या डिफरेंस है? तो संतरा बन जाता है इंटरमीडिएट गुड और जूसर बन जाता है कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स लास्ट मोर देन 1 year and they do not get consumed in the process. Technically they also do, but that's called depreciation. इंटरमीडिएट गुड्स इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो कंजप्शन के लिए नहीं होते। तो आयरन एंड स्टील वुड बी एन इंटरमीडिएट गुड। तो आयरन से अब आप हैवी मशीनरी बना सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और 1930s में देयर वाज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम यूजरी, ट्रेड एंड लैंडलॉर्ड्स टू इंडस्ट्री। तो ये इसका रिपरकशन है। अब स्मॉल स्केल सेक्टर और बैंकिंग भी हिंदुस्तान में डेवलप होना शुरू हो गया। 19वीं सदी का ट्रेंड रिवर्स हो गया। स्मॉल स्केल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कैपिटल एंटरप्राइज, ये सारी चीज़ें इमर्ज होना फिर से हिंदुस्तान में शुरू हो गया। इंटरेस्टिंगली ये जो स्मॉल कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स थे, ये फिर से उन्हीं पुराने क्राफ्ट्समैन ने, पुराने मर्चेंट्स ने, ये उन्होंने ही खड़े किए। और कुछ रिच पेजेंट्स एंड इवन लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो furthermore, in contrast to the 19th century industrial development in the post-1918 period, increasingly became oriented towards internal or home market. तो इससे पहले जब हिंदुस्तान पहले ट्रेड कर रहा था तो बाहर की दुनिया के साथ बहुत ट्रेड करता था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 1918 पीरियड के बाद, अब ये इट्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंटरनल एंड होम मार्केट, एंड इट इज़ doing this on the basis of indigenous raw material भी अंदर का। अच्छा, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट तो आपको दिख ही रहा होगा। स्वदेशी मूवमेंट हो चुका है 1900s में, अर्ली 1900, जब 1905 के आसपास कॉल्स फॉर स्वदेशी एंड बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड देयर वर बिग bonfires of foreign clothes. Thus the link between indigenous industry and agriculture became stronger. Why would that happen? बिकॉज अब आप इंडिजिनस प्रोडक्ट को यूज़ करके इंडिजिनस प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो। सो वेयर वुड यू गेट दैट फ्रॉम? बिकॉज इट इज़ इंडिजिनस, तो वो यहीं से आएगा। क्या आएगा यहीं से? किस चीज़ का आप प्रोडक्ट बनाते हो? तो यूजुअली व्हेन यू लुक एट दीज थिंग्स एंड इफ़ यू डिग डीपर, यू वुड सी एट द कोर ऑफ मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स इज द प्राइमरी सेक्टर। वी कॉल दैट प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर के अलावा भी और हैं, बट प्रिडोमिनेटली एग्रीकल्चर। जैसे फॉर एग्जांपल जूस इंडस्ट्री को एप्पल्स चाहिए, ऑरेंजेस चाहिए, ये तमाम चीज़ें एग्रीकल्चर से मिलेंगे। सिरप, टोमेटो सॉस एट्सेट्रा बनाने के लिए टोमेटोज चाहिए, पोटैटो चिप्स बनाने के लिए पोटैटोज चाहिए, तो शुगर बेस्ड ड्रिंक्स के लिए शुगर चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें एग्रीकल्चर से मिलती है। कपड़े बनाने के लिए आपको कॉटन चाहिए, जूट बैग्स बनाने के लिए जूट चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें यू कैन सी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इंडिजिनस इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का लिंक स्ट्रांग होता हमें दिखाई देता है इस टाइम पे। एंड देन देयर इज एन इंक्रीज इन इंटरनल ट्रेड एज वेल। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज गोइंग टू हैपन, एंड इंटरनेशनल ट्रेड इज बिगिनिंग टू कम डाउन स्टार्टिंग 1914। 1947 आते आते हिंदुस्तान के पास एक छोटा मोटा साइंटिफिक और टेक्निकल मैन पावर भी था। अनलाइक द 19th और अर्लियर 20th सेंचुरी सिचुएशन, जहाँ पे मैनेजरियल या टेक्निकल पर्सनल मोस्टली फॉरेन होते थे, चाहे फिर वो इंडस्ट्री हिंदुस्तानी ही क्यों ना हो। इंडियन ओन्ड इंडस्ट्री में भी टेक्निकल नो हाउ फॉरेनर्स का ही था। लेकिन जब हिंदुस्तान के आज़ाद होने का ईव था, द मोमेंट इंडिया गॉट फ्रीडम, उस वक्त काफ़ी हद तक हिंदुस्तानी भी इसमें आ चुके थे। एक छोटा ही सही
बट वेल डेवलप्ड स्किल्ड लेबर फोर्स था, बोथ इन द कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल्स हैं, शुगर है, और जो सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री उस ज़माने, आजकल की सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री वुड बी आईटी इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, उस ज़माने की सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री वुड बी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो मेटलर्जी, इंजीनियरिंग सेक्टर्स में सोफिस्टिकेटेड लोग थे हिंदुस्तान में इस टाइम पे। ये जो ट्रेंड्स थे, इन स्पाइट ऑफ ए बेसिक डिपेंडेंस क्रिएटेड बाय कॉलोनियलिज्म, दे वर द क्रक्स ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी विच वर फॉलोड आफ्टर 1947। 1947 के बाद जो हिंदुस्तान जिस रास्ते पे निकल गया, इस सब की उस पर बियरिंग थी। 1947 के बाद एक बेसिक कंसेंसस हिंदुस्तान में हमको दिखता है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑन ए फ्यू एजेंडा इंडिया इज गोइंग टू परस्यू। क्या है वो? एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच वुड बी बेस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस। इसके लिए हिंदुस्तान अभी भी वर्क कर रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो आपको पास्ट में दिखेगा व्हाट हैव दे डन। वन ऑफ द थिंग्स द पीपल ऑफ पास्ट हैव डन इज they have created institutions which would kind of create the pool of such human resource which is needed. तो ये भी खुद से किया, otherwise people would need to be, there are a lot of countries which do not have इतना ज़्यादा education का resource, they send their people. In fact, government sponsor their own people to study elsewhere and come back. A lot of countries do that क्योंकि उनके अपने यहाँ नहीं है। लेकिन सेल्फ रिलायंस के लिए ये ज़रूरी है कि आपके खुद के यहाँ ये इंस्टीट्यूशंस हो, एंड दे डिड इट। सिमिलरली स्पेस प्रोग्राम दे स्टार्टेड, इंडिजिनस स्पेस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, एटॉमिक एनर्जी का इंडिजिनस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। तमाम चीज़ें जिसकी भी आप बात कर सकते हैं, इंडिजिनस प्रोग्राम्स हर एक मामले में, बिल्डिंग सुपर कंप्यूटर्स, उसके भी अपने इंडिजिनस प्रोग्राम स्टार्ट हुए। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रिवैम्प्ड रिसेंटली एज आत्मनिर्भर भारत। So that's a kind of reflection of the same thing, self reliance को अचीव करना हर मामले में। ये खुद में बड़ा इंटरेस्टिंग है, इज सेल्फ रिलायंस गुड एट ऑल, इस पे डिस्कशन हो सकता है। तो फ्रॉम प्योर इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव इट्स नॉट ए गुड थिंग सेल्फ रिलायंस एंड ऑल, बिकॉज इट्स नॉट गुड इकोनॉमिक्स। यू वांट टू ट्रेड इन द थिंग्स दैट यू कैन प्रोड्यूस सबसे अच्छे से, एंड यू वांट टू बाय थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड जहाँ पे वो आपसे अच्छे से उसको खरीद ये पैदा कर सकते हैं। इसको भी बड़ा डिस्कस हमने किया है इकोनॉमिक्स में। खैर, लेकिन इकोनॉमिक्स ही नहीं है ना द ओनली क्राइटेरिया, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। इकोनॉमिक्स इज नॉट द ओनली थिंग, देयर इज जियोपॉलिटिक्स आल्सो हैपनिंग, तो उसका भी ख्याल रखना है। तो सम टोटल में द इंडियन एजेंडा वुड बी कि they kind of developed a consensus on what? Okay, no, we have to become Atmanirbhar, self-reliant. What else did they agree on? Rapid industrialization based on import substitution, including of capital goods industries. अब ये क्या करना है? अब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। क्यों करना है? ताकि हम डिपेंडेंट ना रहे किसी पे कैपिटल गुड्स के लिए। अब ये कौन सी चिड़िया की बात हो रही है? जैसे फॉर एग्जांपल हम सीमेंट खुद बनाएंगे, हम ये कह सकते हैं हम सीमेंट खुद बनाएंगे, ठीक है, ओके भाई बनाओ आप सीमेंट खुद, हमारे पास सीमेंट के सारे रॉ मटेरियल्स है, ठीक है। लेकिन अब बात हो रही है कि सीमेंट बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए वो हमको इंपोर्ट करनी पड़ रही है। लेकिन हमने डिसाइड किया कि नहीं, बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम ये मशीन भी खुद बनाएंगे। सो इवन ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। अब ये क्यों करेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान अभी अभी कॉलोनियलिज्म से बाहर आया था, इंपीरियलिज्म से बाहर आया था। तो कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म कैन टेक लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। इट नीड नॉट नेसेसरीली बी कि एक फॉरेन ऑक्यूपाइंग पावर आपके यहाँ फिजिकली मौजूद है, ऐसा जरूरी नहीं है। योर इकोनॉमी कैन बी अ सैटेलाइट इकोनॉमी एज वेल। इट इज सो डिपेंडेंट ऑन द अदर इकोनॉमी दैट द अदर इकोनॉमी कैन पुल योर स्ट्रिंग्स। ऐसा भी हो सकता है। जैसे आपके पास बिल्कुल भी एनर्जी रिसोर्सेज नहीं है, तो आप ये किसी और कंट्री से ऑयल ख़रीदते हैं, और आप सिर्फ इसी एक कंट्री से ऑयल खरीदते हैं, या फिर 2 मिनट के लिए और किसी के पास ऑयल है ही नहीं, सिर्फ इनके पास है। सो योर इकॉनमी वुड बी डिपेंडेंट ऑन देयर इकॉनमी। जिस वक्त आपका और उनका आपस में किसी मसले पे हो सकता है ऐसा कि यू डू नॉट सी आई टू आई ऑन सर्टन मैटर्स,
और वो मसला बढ़ जाए तो उस वक्त वो क्या कर सकते हैं, दे कैन फोर्स योर पॉलिसी। या फिर फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल पे उस कंट्री का किसी कंट्री थर्ड से रिश्ते ठीक नहीं है लेकिन आपके ठीक है, एंड इंटरनेशनल लेवल पे कोई वोटिंग करनी है, सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन प्रेशराइज यू इनटू वोटिंग अकॉर्डिंग टू देयर whims एंड फैंसीज। Now what is that doing? That is forcing your foreign policy not be independent. That means you have lost that much of independence. तो यही तो हुआ imperialism का एक form. So your foreign policy is serving the ends of some other nation. तो अब इससे अभी बाहर निकला है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान ने क्या कोशिश की, इस पे भी कंसेंसस हुआ कि नहीं, हमको कैपिटल गुड्स के मामले में भी डिपेंडेंस नहीं बनानी है किसी कंट्री पे। और क्या डिसाइड हुआ जिस पे कंसेंसस हुआ, लैंड रिफॉर्म्स करेंगे। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है? लैंड रिफॉर्म्स मतलब ज़मीन की ओनरशिप के जो कायदे कानून हैं उनको तब्दील करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड है, इसमें एक फैमिली है कोई जिसने कब्जा कर रखा है पूरे ज़मीन पर और 100% ज़मीन पे इनका कब्जा है, and somehow the people revolted and they overthrew this family. अब कानूनी तौर पे ज़मीन किनकी है? सारी इनकी है, इस फैमिली की सारी ज़मीन है। तो अब क्या फैसला किया इन लोगों ने? लोगों ने फैसला किया नहीं, वी हैव टू चेंज इट। तो क्या करें, जो भी लोग हैं सब में इक्वली ज़मीन को बांट दो, इनको भी दे दो इनका हिस्सा, लेकिन इक्वल। तो कितना आता है, 1000 लोग हैं टोटल इस कंट्री में और 1000 कनाल ज़मीन है, एक कनाल पर हेड आएगा, चाहे वो फिर अर्सवाइल रूलिंग फैमिली हो या कोई भी हो। नाउ अर्लियर रूल वाज कि इफ यू बिलोंग टू सो एंड सो फैमिली यू विल गेट लैंड। नाउ द रूल इज एवरीवन वुड गेट 1 कनाल लैंड। नाउ लैंड रिफॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस, इसी को लैंड रिफॉर्मेशन कहते हैं, लैंड रिफॉर्म्स। तो हिंदुस्तान में डिसाइड क्या हुआ, इस पे भी कंसेंसस हुआ कि हमें लैंड रिफॉर्म्स करने हैं। क्यों करने हैं, ये भी बात है ना, जो मैंने मिसाल दी उसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि क्यों करने। अब हिंदुस्तान में क्यों करने, याद करें हमने बात की ज़मींदारी सिस्टम की, कि ज़मीन के मालिकाना हुकूक कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने दिए, जबकि उन पे काम करने वाले हजारों सालों से कोई और था, तो उनके ऊपर किसी को थोप दिया गया। दे वर फोर्स्ड ऑन देम, दीज पीपल, एंड दे वर हाईली एक्सप्लॉयटेटिव एंड दे हैड एक्सप्लॉयटेड देम फॉर लॉन्ग। तो उनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, दैट वुड बी इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एज वेल। तो ज़मींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना है, टेनेंसी को रिफॉर्म करना है, कोऑपरेटिव्स को इंट्रोड्यूस करना है। कोऑपरेटिव्स की अपनी बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है कि व्हाई डिड इंडिया गो फॉर कोऑपरेटिव मूवमेंट एज वेल। आप लोगों ने सुना होगा कोऑपरेटिव बैंक्स, ये जो अमूल है, अमूल इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी ये है कंपनी, सॉरी, it's one of the largest, and milk producing में I think it is the largest in the world. Amul. What's Amul? Amul is a cooperative society. It's a cooperative society. तो cooperative society में क्या करते हैं, कुछ लोग मिलके डिसाइड करते हैं हम ये काम एक साथ करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर की ओनरशिप इसमें नहीं होती है। तो cooperatives ऐसे वर्क करते हैं। So the people working there are also its owners. It's a kind of a marriage between capitalism and communism. So it's a commune that works for profit. It's a commune that works like an industry. ये ऐसा है, like a company. तो ऐसे आपको बहुत सारे, जैसे इफ़को है हिंदुस्तान में, इफ़को भी बहुत बड़ी ये है, कोऑपरेटिव है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स आपने देखे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसकी बड़ी खूबसूरत हिस्ट्री है। रॉबर्ट ओवन जैसे लोग, and there are people who are associated with this cooperative society who predate communism, and we can see its impact on shaping communism as well in itself. वो भी खुद में बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टडी है। तो कॉपरेटिव्स बनाने हैं हिंदुस्तान में, लेकिन इनिशियली इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा नहीं मिला। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कॉपरेटिव्स को बड़ी लेट मिली है। राइट नाउ दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड हिंदुस्तान में। इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ ईच इंडियन टू क्रिएट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बट इट वाजंट इनिशियली। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑपरेटिव्स, स्पेशली सर्विस कोऑपरेटिव्स फॉर मार्केटिंग ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा, ताकि इक्विटी भी ग्रोथ, इक्विटी के साथ ग्रोथ हो। अच्छा, बाकी जो होती है ना कंपनीज, उसमें क्या होता है, उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो किसका होता है? होता है ओनर का, एंटरप्रेन्योर का। लेकिन कोऑपरेटिव में आप खुद ही ओनर हैं,
जो जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं वो खुद ही ओनर हैं। तो हम जैसे हम 15 लोगों ने डिसाइड किया, हम 15 लोग, हमारे सबके पास गाय है और हम लोग 15 kg मिल्क पैदा करते हैं, सब जाते हैं बेचने के लिए उसको। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने डिसाइड किया हमें 15 लीटर मिल्क जो है इसको हम इकट्ठा करेंगे और एक साथ शाकिर को भेजेंगे, ही इज़ गोइंग टू सेल इट, और हम बाकी फ्री हो गए, हम किसी और काम में करेंगे। ठीक, हम क्या करेंगे, हम वी आर गोइंग टू डू सम अदर वर्क, एंड हमें ये इसके लिए जो वी नीड सम फूड एट्सेट्रा फॉर आवर कैटल एट्सेट्रा, दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ बाय फलक। तो वो भी हम मिल के इस पैसे में से इतना निकालेंगे और ये फीड एट्सेट्रा विल गेट देम। तो ये मिलकर हम काम कर रहे हैं। अब जब ऐसे बल्क में काम होता है, यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें मुनाफा ज़्यादा होता है जब बल्क में काम होगा। जैसे बल्क में फीड खरीदेंगे तो हम होलसेलर से खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें, दीज आर द कोर फिलॉसफीज ऑफ हाउ कोऑपरेटिव्स वर्क, एंड दे आर अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एंड व्हाट एल्स, ग्रोथ मॉडल बीइंग रिफॉर्मिस्ट विद ए वेलफेयर प्रो पुअर ओरिएंटेशन। अब ये वाली इकोनॉमिक्स कैसी होंगी, प्रो पुअर होंगी। ठीक, प्रो पुअर इकोनॉमिक्स करेंगे। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या फिर रिजर्वेशन ये करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान की सोसाइटी में बड़े हिस्टोरिकली ऑप्रेस लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, इनको हम क्या देंगे, इनको हम रिजर्वेशन देंगे ताकि वी आर एबल टू गेट देम एट पार विद अदर पीपल। There are a lot of people who argue against reservation now, but there is a lot of philosophy that goes behind why there should be a reservation. People think कि क्या डिफरेंस ही है पिछड़े तबके और हम में, उतना कोई ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, गरीब हम भी है वो भी है, but that's not the correct way of looking at it. दो गरीबी in itself is a criteria, fair enough, उसमें भी कोई मसला नहीं, उसको भी आर्ग्यू किया जा सकता है, लेकिन गरीबी के अलावा भी there are a lot of things. फॉर एग्जाम्पल शहर और गांव में रहना, अगर आप सेम इनकम के दो लोग हैं शहर में गांव में, रात की 10 बजे आपको याद आया कल पेपर है, एंड फॉर दैट द टीचर हैज़ गिवन यू 10 क्वेश्चंस, इनमें से पूछा जाएगा, एंड देयर इज अ शॉर्ट 15 पेजेस की बुकलेट जो उसके लिए आई है, उसको तैयार करके जाना, लेकिन कल सुबह एग्ज़ाम है। प्रिपेरेबल है, ये प्रिपेयर हो सकता है अभी भी, बस प्रॉब्लम ये है कि रात की 10 बज गई हैं, तो क्या करें। आप बाहर गए मार्केट में, ये एक इंटरनेट कैफ़े पे स्कूल की वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर दिया और उसको कंट्रोल पी और आपके हाथ में कॉपी आ गई, भाग के घर आ गए, 10:30, 11, 12, 1 बज गए, उसको पढ़ते पढ़ते ख़त्म हो गया 1 बजे आपने जोमेटो और स्विगी उठाया और खाना ऑर्डर किया अपने लिए और खाना खा लिया, एंड देन यू स्लीप वेल। मॉर्निंग हो गई, you ordered an Ola or Uber and you went to your college or school. But someone else in the village also has the same problem. 100% ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। उसको भी 10 बजे पता चला कल ऐसा एग्जाम है। वो क्या करेगा? ना उसके पास आसपास कोई इंटरनेट कैफे है, ना वो कंट्रोल पी करके उसको प्रिंट कर सकता है। प्रिंट करने के बाद वो कहाँ से खाना, अगर वो इस काम में खुद को पार्टिसिपेट करेगा, खाना कौन बनाएगा? तो उसको रुकना पड़ेगा उस काम के लिए भी। फिर जब वो लेट सोएगा 1 बजे, आप तो सुबह फिर 8 बजे उठे और 8 बजे उबर की और 8:30 बजे यू वर इन योर प्लेस, बट दैट पर्सन, उसका कॉलेज तो बिल्कुल 50 किलोमीटर दूर है, वो क्या करेगा? और उसका तो यूबर का भी चांस नहीं है। ये तमाम चीज़ें, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट कम विद इट। आई एम जस्ट गिविंग यू ए क्रूड एग्जांपल टू शो यू how differences would exist even if you do not understand or realize they do. Even if you have same income is not the only criteria. Then there is historical discrimination as well, जिसकी वजह से lack of self confidence आ गया होता है, stereotypes develop हो गए होते हैं, very difficult to come out of that. तो इस वजह से positive discrimination, the philosophy behind positive discrimination is this. It has its own flaws also. मैं फ्लॉज इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहा। The state to play a direct central role in promoting economic development, including through direct state participation in production processes. ये इम्पोर्टेंट है। ये काइंड ऑफ कम्युनिज्म क्या आर्ग्यू करता है? कम्युनिज्म कहता है कि लोगों का कब्जा होना चाहिए प्रोडक्शन के मीन्स पे।
दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? लोगों के कंट्रोल में होनी चाहिए। लोगों का कंट्रोल कैसे? दैट स्टेट कंट्रोल इन ए वे। तो हिंदुस्तान ने क्या डिसाइड किया? हिंदुस्तान ने डिसाइड किया कि हम प्रमोट करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें स्टेट डायरेक्ट रोल अदा करेगा। सिर्फ फैसिलिटेटर नहीं बनेगा, खुद प्रोडक्शन भी करेगा, खुद प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसकी एक मिसाल दी जा सकती है, जैसे इंटरनेट की सर्विसेज है, मोबाइल फ़ोन की, टेलीफोनी की सर्विसेज है। तो आप जियो जानते हैं, जियो हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से है। एयरटेल है, वोडाफोन है, ऐसे ही आइडिया हुआ करता था, रिलायंस हुआ करता था, बहुत सारे हच हुआ करता था। हर मुल्क में ऐसे होते हैं डिफरेंट नेटवर्क प्रोवाइडर्स। लेकिन इसी में एक BSNL भी है, भारत संचार निगम लिमिटेड, MTNL, VSNL, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये BSNL क्या है? ये कंपनी है, लाइक एयरटेल, like Jio. But what's the difference between BSNL and say Airtel? Airtel is owned by a private entity. BSNL is owned by the government. तो ऐसी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है। जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? ये कंपनी है। किसकी कंपनी है? गवर्नमेंट की कंपनी है। इनको PSUs कहते हैं, पब्लिक सेक्टर की ये कंपनीज है। ऐसी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती है। जैसे बैंक्स हैं, HDFC है। HDFC बड़ा मशहूर बैंक है हिंदुस्तान का, या ICICI बैंक है, बहुत बड़े बैंक्स हैं ये दोनों, लेकिन ये प्राइवेट बैंक्स है। अब ऐसे ही एक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड है। तो गवर्नमेंट भी अपनी कंपनी बना सकता है, या फिर ये भी कर सकता है और कोई कंपनी नहीं बना सकता, सिर्फ मैं बनाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। इसकी कोई मिसाल है क्या हमारे पास? इसकी भी मिसाल है, जैसे इंडियन रेलवेज है, सिर्फ इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट्स। वैसे ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो गोला बारूद बनाते, ये हिंदुस्तान में सिर्फ गवर्नमेंट बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। तो उनकी खुद की कंपनीज हैं जो बनाती हैं ये सारी चीज़ें। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, वो बनाती है ये सारी चीज़ें, और किसी को अलाउड नहीं है इसमें पार्टिसिपेट करना। दैट मीन्स इट्स ए रिजर्व्ड सेक्टर। ये सारी डिस्कशन इकोनॉमिक्स में बड़ी डिटेल में है। यहाँ पे मैं बस आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट ने डिसाइड क्या किया। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम करेंगे या हम भी करेंगे, इसमें फ़र्क है। सिर्फ हम करेंगे, सिर्फ हम करेंगे तो प्योर हो गया ये कम्युनिस्ट। सिर्फ हम करेंगे ही नहीं हो गया प्योर कैपिटलिस्ट, कि लोग करेंगे खुद से जो कर रहे हैं, वो प्योर कैपिटलिस्ट। तो स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं। हम भी करेंगे इस काइंड ऑफ बीच वाला, कहीं पे सोशलिज्म वाला, थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक कम्युनिज्म हम इसको बोलेंगे। तो हिंदुस्तान में भी ऐसा था, ऐसे कुछ हालात थे कि हम खुद से पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बनाकर ये सारे काम करेंगे। ये हम क्या बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान का कंसेंसस किस पे डेवलप हुआ कि करना क्या है। तो बाय एंड लार्ज कंसेंसस इन बातों पे था। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेंसस था कि इंडिया वाज टू मेक दिस यूनिक अटेम्प्ट एट रैपिड प्लान्ड सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन विद इन ए डेमोक्रेटिक एंड सिविल लिबर्टेरियन फ्रेमवर्क। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े सपने बड़े सारे ममालिक ने देखे, लेकिन हिंदुस्तान ने क्या यूनिक किया? हिंदुस्तान ने ये सपना देखा विद इन डेमोक्रेटिक और सिविल लिबर्टेरियन फ्रेमवर्क के अंदर हमको ये काम करना है। तो डेमोक्रेसी को इक्वली इम्पोर्टेंट आइडिया लिया कि ऐसा नहीं कि हम क्या करेंगे, देखिए हमें गरीबी हटानी है, चाहे फिर हम अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ही क्यों ना लाएं, हमको रेलवेज बनाने हैं, चाहे फिर हम क्यों ना किसी एक ही शख्स को सारा फ़ायदा दे। ये तमाम चीज़ें हो सकती है। हर किसी कंट्री की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है। सो वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ इंडिया सेट फॉर इटसेल्फ वाज वी आर गोइंग टू डू इट विद इन डेमोक्रेसी। I'm not associating any values to it yet. Is that good or bad? We are just saying what did they do. That's all we are doing. We are not saying this is good or this is bad. That is a topic for other day. For now, we are only understanding what was done. Dusra, the vision of this planned development saw the main cause of India's dependence on the advanced countries to be the absence of indigenous capital goods industry. इस सब का philosophical basis क्या है कि हिंदुस्तान के जो उस वक्त के विजनरीज हैं वो हिंदुस्तान की डिपेंडेंस का कॉज किस चीज़ को मानते हैं? कैपिटल के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए फॉरेन कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट होना, इसको वो मानते हैं कोर रीज़न कि ये है हमारा मसला।
जिसकी वजह से ये बाकी सारी डिपेंडेंस हो रही है। अब अगर ये कोर मसला हमको दिख गया तो अब इलाज भी तब पता ही है। इलाज क्या है? अपनी खुद की कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री डेवलप करो, अदर बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज खुद की डेवलप करो। तो ये सारी चीज़ें दीज रिक्वायर ह्यूज फाइनेंसेस। और ये सारे जो जैसे अब बाखरा नंगल डैम बनाना है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ है, हैवी स्टील एंड मेटल इंडस्ट्रीज़, इन चीज़ों का जो जेस्टेशन पीरियड होता है ना, बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कल से ऑनलाइन एक सीरीज शुरू करूं पेड क्लासेस की, तो मैं इसको एग्जैक्टली कल से शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा इस चीज़ का, और मैं इसको कल शुरू करूँगा। कुछ बच्चे आएंगे, मुझसे पढ़ेंगे, दे विल पे मी एंड वी आर डूइंग आवर वर्क। वी आर लाइक शुरू हो गया हमारा काम इमीडिएटली। पर ये हर एक चीज़ में नहीं है। जैसे मैं पोल्ट्री स्टार्ट कर सकता हूँ, तो पोल्ट्री में भी मैं काम कल से शुरू कर सकता हूँ। आई हैव अ पीस ऑफ लैंड, आई मेक अ शेड देयर, एंड मान लीजिए मेरे पास पीस ऑफ लैंड और शेड दोनों हैं, उसके बावजूद दे चिकन आई विल गेट, द हेन्स एंड अदर थिंग्स विल हैव देयर फीड्स एटसेट्रा एवरीथिंग। लेकिन उसके बावजूद the laying of eggs and then they are coming of age and then selling them in market and then profits would come. Now this thing has more period, इसमें और वक्त की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आप देखेंगे, जैसे हाईवे बनाना है, हाईवे बनाने में हाईवे भी फ़ायदा देगा एक टाइम के बाद, लोग उस पर टैक्स देंगे या पैसा देंगे टोल बूथ पे, लेकिन इसका जेस्टेशन पीरियड क्या है? आपने 33,000 करोड़ रुपए खर्चा किया है इस पर, 33,000 करोड़, ये दुनिया का बहुत बड़ा हाईवे। ये 33,000 करोड़ 100 रुपए जमा करने के बाद कितने साल में जमा होगा? बड़े सारे सालों में जमा होगा। तो लॉन्ग पीरियड इट रिक्वायर्स। तो हैवी इंडस्ट्रीज, ये तमाम चीज़ों में बड़े टाइम लैग्स होते हैं रिटर्न्स में। तो ये प्राइवेट इंडस्ट्री करेगी नहीं ये वाला काम, ये काम नहीं करती। इसी वजह से प्राइवेट इंडस्ट्री वो तो मर ही गया होगा वो शख्स जिसने उतना इन्वेस्टमेंट किया। 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, अब रिटर्न्स आ रहे, तो फिर कौन करेगा ये? सो दीज आर पब्लिक गुड्स, इसके लिए पब्लिक सेक्टर को ही करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट्स आर इम्पोर्टेंट एज वेल। लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट गवर्नमेंट्स की इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इन मामलात में गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस होती है। तो देयर वाज दिस शिफ्ट ऑफ फेवर of heavy industry. This was to go together with promoting labor-intensive small and cottage industries. Now, why would that be so? ऐसा क्यों होगा कि क्यों हिंदुस्तान बोलेगा लेकिन हमें साथ साथ लेबर इंटेंसिव स्मॉल और कोटेज इंडस्ट्रीज भी डेवलप करनी है? वाई? क्योंकि बड़ी सारी आबादी है, इनको रोज़गार भी देना है। अब देखिए, इसको भी समझ लीजिए। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, शाकिर और मैं वर्क करते हैं और हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर हम बेचते हैं अमेरिका के किसी बंदे को, से अमेरिका में कोई जॉन है, हम उसको अपना सॉफ्टवेयर बेचते हैं। जॉन हमको देता है $1,000 एक सॉफ्टवेयर का। हर दिन हम एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं, $1,000 हम कमाते हैं। तो दिन भर की कमाई कितनी हुई? $1,000। मान लीजिए 80 रुपये का $1 है, $1,000 हो गए मल्टीप्लाइड बाई 80। ठीक, इतनी हमारी एक दिन की इनकम है। ओके, फेयर है ना? तो $80,000 2 people आर अर्निंग, 40,000 पर हेड। ठीक है, सो वी कैन से 40,000 rupees आर एम्प्लॉइंग 1 person, जस्ट 1 person. नाउ कंसिडर अनदर इंडस्ट्री। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? इसमें कपड़े प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये किसी डैनियल को बेचते हैं। कहाँ पे? यूके में जो डैनियल है ये इनको देता है 1,000 पाउंड हर दिन के, जितने ये कपड़े प्रोड्यूस करते हैं उसके 1,000 पाउंड देता है। 1,000 पाउंड 100 के हिसाब से, तो 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, 1,00,000 रुपए के आसपास हो गए पर डे का। और यहाँ पे आपके 10 लोग काम करते हैं, 10 people are employed. No doubt the income is less. तो ये मिसाल मैंने क्यों दी? क्योंकि यहाँ पे हम एक और कंसेप्ट को टच कर सकते हैं। वो ये है कि ये जो सर्विसेज सेक्टर होता है ये लेबर इंटेंसिव नहीं है, इसमें कम लोग हैं और बहुत वैल्यू क्रिएट हो रही है। हम 2 ही लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं 40,000 की वैल्यू पर डे। 2 लोग तो मिलके कर रहे हैं 40 + 40,
एक कर रहा है 40,000 की वैल्यू प्रोड्यूस, वहाँ पे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, वैल्यू कम प्रोड्यूस हो रही है कंपेरेटिवली, लेकिन वो लेबर इंटेंसिव है, उसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है, ऐसे ही एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव है। तो बहुत सारे लोग इन वाले चीज़ों पे काम करते हैं। एम्प्लॉयमेंट को भी बड़े डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब इकोनॉमिक्स में वहाँ पे पहुँचेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन इटसेल्फ। तो ये भी करना है, स्मॉलर कोटेज इंडस्ट्री को डेवलप करना है इस रीज़न की वजह से, ताकि लोग एम्प्लॉय होंगे। और क्या रीज़न हो सकता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, अदरवाइज ये आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। सो दीज आर लेबर एब्जॉर्बिंग एंड कैपिटल क्रिएटिंग कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स वेयर इन एग्रीकल्चर। और इनको कैसे हिंदुस्तान ने एड्रेस करने की कोशिश की? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स से। लेकिन दीज थिंग्स रियली टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू किक ऑफ। बड़ी प्रोग्रेस की हिंदुस्तानी इकॉनमी ने टिल द पीरियड ऑफ 1960s। बिटवीन 1951 to 65 हिंदुस्तान का जो नेशनल प्रोडक्ट है, इट ग्रू एट एन एवरेज रेट ऑफ अबाउट 4% per annum, which is 4 times what it was growing during the British era. Now 4% per annum, is it a good growth rate? It is not a very good growth rate. Growth rate of 6 and above is good. 6, 7 for such economies is a good growth. 4% would be a good growth for large economies like US, क्योंकि वो अपनी सैचुरेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके होते हैं और फिर वहाँ से फिर ग्रो करना मुश्किल होता है, और उनकी इन्फ्लेशन भी कम होती है। सो देयर 4% इज़ यूजुअली रियल ग्रोथ। लेकिन हिंदुस्तान के मामले में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, और फिर अगर आप 4 पे ग्रो कर रहे हो, यू वुड एक्चुअली बी ग्रोइंग एट 2%, विच इज़ वेरी लेस, एंड देयर इज़ मोर पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन सच कंट्रीज. So these countries have to grow at 8, around 8 at least, and 8% is a good growth rate. And then double digit growth is every economist's dream in such countries. So they want to hit this magic figure of 10, but they are not able to every time. That's to be understood. They are able to reach it rarely, but that's the goal कि हमको double digit growth करनी है. 8% के आसपास हिंदुस्तान बहुत टाइम तक ग्रो किया है, more so after economic reforms of 90s or 2000s में तो it was growing, and that's why you see this rapid change in India in last 20 years, because this is a product of last 20 years. जितना भी आप reformation देख रहे हैं, in fact in 1970s Pakistan was doing much better than the Indian economy, लेकिन उसका भी आप देख सकते हैं आप, because what India was investing on, उसका gestation period was longer than what Pakistan was investing on. तो ये वैसा था. तो इसको ऐसे देखा जा सकता है. थिंक ऑफ पाकिस्तान ग्राफ एज अ लीनियरली ग्रोइंग कर्व, mx+c, लीनियरली ग्रोइंग कर्व, एंड थिंक ऑफ हिंदुस्तान ग्राफ एज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग. अब एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग और लीनियरली ग्रोइंग को अगर आप सेम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? तो जो लीनियरली ग्रोइंग होगी वो इनिशियली क्या होगी, उसकी स्लोप ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग, और इसकी वजह से इट वुड बी अबव दैट कर्व एंड इट वुड काइंड ऑफ शो मोर ग्रोथ. बट आफ्टर सम टाइम जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा वो ऑलमोस्ट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, एंड इट वुड कट थ्रू दैट लाइन. आई होप कि यू पीपल, ये एक ऑडियो सेशन है, यू आर एबल टू पिक्चराइज व्हाट आई एम सेइंग. And that should also tell you why is it important to know basics of all subjects, because if you understand this example, you would have understood everything that I want to say. But for now, understand it like this कि पाकिस्तान 2 रुपये खर्चा कर रहा है, 2 रुपये कमा रहा है, 4 रुपये खर्चा कर रहा है, 4 रुपये कमा रहा है, 5 रुपये खर्चा कर रहा है, 5 रुपये कमा रहा है. तो हर साल ग्रोथ हो रही है. तो 10 साल के बाद क्या होगा? 10 रुपये कमा रहा है, खर्चा कर रहा है, 10 रुपये कमा रहा है. गुड फॉर पाकिस्तान. नाउ व्हाट इज इंडिया डूइंग? हिंदुस्तान 1 रुपये कमा रहा है, 0.5 रुपीज़, ये 1 रुपये खर्चा कर रहा है, 0.5 रुपीज़ कमा रहा है. तो पाकिस्तान के कंपैरिजन में नुकसान में. अगले साल हिंदुस्तान 1 रुपये खर्चा कर रहा है एंड से 0.75 कमा रहा है. अगले साल 1 रुपये खर्चा कर रहा है, 1 रुपये कमा रहा है. पाकिस्तान इस वक्त 3 रुपये खर्चा कर रहा है, 3 रुपये कमा रहा है. अगले साल हिंदुस्तान 2 रुपये खर्चा कर रहा है और 2 रुपये कमा रहा है. फिर अगले साल 3 रुपये खर्चा कर रहा है, 4 रुपये कमा रहा है. अगले साल 5 रुपये खर्चा कर रहा है, 7 रुपये कमा रहा है. अगले साल 6 रुपये खर्चा कर रहा है और 10 रुपये कमा रहा है.
You see it's growing and growing and growing further. So that's one of the things that is happening. So 4% annual per annum growth is not a very good growth rate. In fact, there was something called the Hindu rate of growth, which was kind of said कि ये इस 4% से आगे नहीं निकल पाएंगे. But they kind of outdid themselves. So एक important change was the substantial increase in the investment rate. अब investment is a very important thing. जैसे आपके पास एक जूसर है और आप 100 जूस की बॉटल पैदा कर पा रहे हैं पर डे. अब 100 से आगे निकलना है, रॉ मटेरियल है, लेबर भी है, सब कुछ है, तो कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा जूसर लाना पड़ेगा. दूसरा जूसर आएगा कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से? पहले जूसर से जो कमाई हुई है वो अगर सेव हुई होगी तभी तो आप ये कर सकते हैं. उस सेविंग से आप ये खरीद सकते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. तो सेविंग रेट और इन्वेस्टमेंट रेट में हिंदुस्तान में हमको सबस्टेंशियल इंक्रीज दिखता है. सो डोमेस्टिक सेविंग और टोटल इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तानी इकोनॉमी में वायर 5.5% ऑफ नेशनल इनकम. 5.5% थी सेविंग रेट भी और इन्वेस्टमेंट रेट भी आज़ादी के टाइम. और 1965 आते आते ये 10.5% और 14% हो गई थी. दैट्स 3 times and 2 times ये चीज़ें हो चुकी थी. नाउ दिस इज अ डेफिनेट इंक्रीज. एग्रेरियन फंड पे भी देयर वेयर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लैंड रिफॉर्म्स. इसका भी बड़ा अपना लीगल मामलात में अपनी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है. ये लैंड रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या करना पड़ा गवर्नमेंट को, बिकॉज फंडामेंटल राइट थी, राइट टू प्रॉपर्टी. तो अगर फंडामेंटल राइट है लैंड पे हक आपका, तो वो छीन कैसे सकती है गवर्नमेंट. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है खुद में. तो इसके लिए भी बड़ा काम किया गया. लेकिन इस मामले में थोड़ा सा कुछ मसाइल हुए जिसकी वजह से फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिंदुस्तान में पनपा है, नक्सलिज्म, माओइज्म एट्सेट्रा. और उसके रूट्स यहीं पे है लैंड रिफॉर्म्स के फेलियर in large parts. और कश्मीर में in particular जम्मू एंड कश्मीर में land reforms were highly successful, and that's why you would see a lot of people in Jammu and Kashmir. In fact, you wouldn't be able to find people who do not own land जम्मू एंड कश्मीर में, because यहाँ पे one of the reasons was जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट नहीं थी ये राइट टू प्रॉपर्टी. और यहाँ पे कम्युनिज्म का अच्छा खासा ये था, गलबा था जम्मू कश्मीर में. यू कैन सी लाल चौक इज इंस्पायर्ड बाय व्हाट, कम्युनिस्ट बैकग्राउंड. जम्मू एंड कश्मीर का अर्सवाइल फ्लैग जो था वो कौन से कलर का था? रेड कलर का था. वो क्या सिग्निफाई करता है? कम्युनिज्म. और उस पर एक प्लफ बना है, तो वो भी कम्युनिज्म के साथ वाबस्तगी दिखाता है जम्मू कश्मीर की. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेंड था टुवर्ड्स सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल हैंडेडली इट हेल्ड स्वे ओवर जम्मू एंड कश्मीर. Now, if it held sway, it was able to get along with its program, and one of the programs it ran was land to the tiller, जिसकी वजह से लोगों के पास ज़मीन आ गया. इसी की वजह से गरीबी भी जम्मू कश्मीर में कम रही. लेकिन ऐसा हर जगह नहीं हो पाया. People were able to get away with, they were able to find loopholes in this. तो पहले 3 प्लान्स हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर इनमें बड़ा ग्रो किया. ग्रोथ ऑफ 7.5 times higher than what was achieved in the previous colonial time. But इसमें भी growth rate 3% के ही आसपास है. Is that a good growth? That's again not a good growth. ये अच्छी growth नहीं है. लेकिन जिन हालात से बाहर निकल रहे हैं उस कंपैरिजन में ये नूर है, बहुत अच्छा है. तो this growth was not sufficient to meet the growing demand for agriculture produce. इसकी वजह से क्या हुआ, import of food grains करना पड़ा पहले कुछ साल हिंदुस्तान को. और ये वाला मसला हिंदुस्तान 60s और 70s में आके हल किया ग्रीन रेवोल्यूशन से. सेल्फ सफिशिएंसी हिंदुस्तान ने अचीव. उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है खुद में कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ. इंडस्ट्री में रैपिड ग्रोथ हुआ एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर एट ए कंपाउंड रेट ऑफ 7.1% पर एनम. नाउ दिस इज गुड ग्रोथ, ये अच्छी ग्रोथ है. लेकिन इसको भी हिंदुस्तान हैड टू गिव अप ऑन फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन. There are a lot of reasons why that happened. उसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, वॉर विद पाकिस्तान है, वॉर विद चाइना है. So all of these things kind of are happening in the background. But index of industrial production is growing. It is showing good growth. ये major achievement थी.
The increase in capital goods production had considerably increased India's autonomy इंटरनेशनल लेवल पे बहुत, और इसका फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट था. तो हिंदुस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट रख पाया इस वजह से. दैट्स वाई NAM. Dependence on external resources, foreign or foreign private investment, it was always kept low by India. इसको बड़ा काम किया. पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया. पाकिस्तान ने they took foreign aid. हिंदुस्तान इसको बहुत कम रखा गया, हमें डिपेंडेंट नहीं होना है. नेट एड यूटिलाइज्ड बाय इंडिया वाज ओनली 0.4% ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान, और फिर सेकंड और थर्ड प्लान में 2.2% एंड 3.17%. ये एंड देन इन 1960s इट अगेन स्टार्टेड टू फॉल हैवीली. एक्सटर्नल रिसोर्सेज कैसे आते थे हिंदुस्तान में? एज ऑफिशियल एड, एंड अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट net aid and net foreign investment came in the ratio of 6:1. So that means there is more foreign aid coming than investment from 48 to 61. खैर, ये सारी जो ये जो आ रही थी बाहर से फंडिंग, 98% of it was used to fund iron and steel projects and general industrial development, transport, communication and power. तो इस सब का नतीजा पब्लिक सेक्टर का जो वेट था इंडियन इकॉनमी में ये रैपिडली इंक्रीज हुआ, और जो फॉरेन सेक्टर था वो ऑलरेडी कम था, वो और भी कम होने लगा. एम्फेसिस इंफ्रास्ट्रक्चर पे था, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ एरियाज, जिनको कॉलोनियल हिस्ट्री में नेग्लेक्ट किया गया था. तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे बड़ा खर्चा किया, विच वाज ऑलमोस्ट 26% ऑफ टोटल प्लान एक्सपेंडिचर, and this is huge. So thus there occurred a substantial attempt to rid India of the structural dependence जिस पे वो trapped in था. 1947 तक हिंदुस्तान की इकॉनमी लगभग 100% डिपेंडेंट थी ब्रिटिश इकॉनमी पे, और उससे आज़ादी, इकोनॉमिक आज़ादी, उसके लिए जंग कब शुरू हुई? वंस इंडिया वाज पॉलिटिकली फ्री हो गया. उसके बाद किस पे एम्फेसिस किया, किस पे पूरा ध्यान दिया कि अब हमें इकोनॉमिकली भी फ्री होना है. देयर वर डिबेट्स विद इन इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम अबाउट दिस अटेम्प्ट, कि ये हो पाया या हो पाएगा, इस पे बहस हुई. कम्युनिस्ट्स ने इनिशियली रिफ्यूज किया टू रिकॉग्नाइज कि हिंदुस्तान हैड बिकम पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट. आर्ग्यूमेंट क्या है कि हम अपने फैसले अभी भी नहीं ले सकते, तो हम कहाँ हैं पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट. सो आफ्टर ए डेकेड और सो ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद जब ये तमाम फैसले जो इनिशियली हिंदुस्तान ने लिए उनके नताइज दिखना शुरू हो गए, सो दे डिड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस, लेकिन उनको अभी भी दे स्टिल हैड सर्टेन क्वेश्चंस टू आस्क. एंड देन देयर वाज अनदर स्ट्रैंड ऑफ थॉट विच सॉ न्यू कॉलोनियल टेंडेंसीज इमर्जिंग. ब्रिटेन अब कोल्ड वॉर पीरियड में इट हैड बिकम ए स्मॉलर पावर, तो नेशनल इंडिपेंडेंस का थ्रेट अब क्या था? यूएस ब्लॉक इन पर्टिकुलर, एंड देन सोवियट्स एज वेल. सो दिस वाज टेकन नोट इन डिफरेंट नेशनल United Nations conferences on trade and development, and arguments were put across for emphasizing equality in international trade and tariff agreements. So India tried to do all these things that could have been done at that time. Did it succeed? Did it not? In the hindsight, we can definitely check that. But that's not our purpose today. What we wanted to see was post-independence economy में कैसे independence gain करने की कोशिश की. We'll stop here. We'll continue our discussion in the next session, inshallah. So till then, if you have anything to say, please do that.